वाणी की वीणा है, भावों का अमृत है, गूंज रही कविताएं, दिशा रिश्ता झंकृत है, ये गूंजते स्वर है, ये गूंजते स्वर है, ये गूंजते स्वर है।
कुछ रोज का सामान अभी बाकी है, वक्त का आखिरी। कट गई उम्र मगर कट न सकी जो राही, मेरे सीने पे, मेरे सीने पे, मेरे सीने पे वो चट्टान अभी बाकी है, वक्त का आखिरी फरमान अभी बाकी है, मेरे अंजाम का ऐलान अभी बाकी है, वक्त का आखिरी फरमान अभी बाकी है, वक्त का आखिरी। लोकप्रिय कवि बाल स्वरूप राही का जन्म 16 मई 1936 को किमारपुर, दिल्ली में हुआ। भरे पूरे परिवार में सबसे छोटी संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार के साथ हुआ, जिससे वे तुनुक मिजाज हो गए। जिस स्कूल में उन्होंने लड़कपन की पढ़ाई की, उनके पिता श्री देवी दयाल भटनागर उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। राही की शान हो गई। परिवार में शेरो शायरी का बोलबाला था। उनके बड़े भाइयों के बीच उर्दू अंत्याक्षरी चलती थी, जो वह बड़े शौक से सुनते थे। परिणामतः कविता लिखने का शौर उनमें लड़कपन में ही पैदा हो गया। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसे कवि, एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम जो है बिल्कुल सार्थक बैठता है। बाल जैसे मन वाले बाल स्वरूप राही जी हमारे साथ हैं। बाल स्वरूप राही जी, आपका स्वागत है। और आपके साथ हम बैठ के नौका विहार कर रहे हैं, आपसे बातें करेंगे। तो उस वक्त में चलते हैं जब आज के बाल स्वरूप राही सचमुच में बालपन में थे, रुबाइयाँ लिखते थे और ऐसे जो नेचर के बीच ही रह रहे हैं, तो कविता लिखने का शौक था। तो वो क्या दौर था? कन्नू, ऐसा है कि मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ और पिताजी हमारे इसमें शिक्षा में रहे हैं, तो सबसे छोटा होने की वजह से बहुत लाड़ प्यार मुझे मिला। फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसके पिताजी प्रिंसिपल थे, तो स्टूडेंट्स उसके वो भी मुझसे थोड़े डरते थे और मेरी इज्जत करते थे। अच्छा फल आउट हुआ तो मेरे दोस्त लोग तो सिनेमा देखने चले गए, पिक्चर देखने चले गए। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते थे पिक्चर वगैरह, तो मैं जो है रह गया, उसमें मुझे नहीं जाने दिया गया। तो मैंने अपने को एक कोठरी में कमरे में बंद कर लिया और बाल खींचने शुरू कर दिए और रोते रोते मैंने एक लाइन बनाई, लगा दो आग दुनिया में, ये दुनिया है इसी काबिल। ओह माय गॉड! तो मेरा कितना ओवर रिएक्शन होता था, इससे अनुमान लगा सकती हो कि एक पिक्चर दुनिया ने मुझे नहीं देखने दी तो मैं उसे आग लगाने पर उतारू हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो शिद्दत से जो महसूस करने की शक्ति थी आपने, कि एक बहुत पैशन जो था, कहीं ना कहीं वो रुबाइयों में, कविताओं में निकलता रहा। बाल स्वरूप राही जी, आगे बढ़ते हैं। वो जो बचपन का जिद्दी बच्चा था, वो एक खूबसूरत नौजवान के रूप में बड़ा हुआ और जैसा कि हम सब जानते हैं, ना सिर्फ आपकी रुबाइयाँ जो थी वो लोगों के दिलों में उतरी हुई थी, बल्कि आप खुद भी जो थे बहुत फैन फॉलोइंग थी। तो वो दौर जब इतने प्रतिष्ठित, एकदम से इतने युवा जो वक्त था, युवा पीढ़ी उस टाइम पे जो थे, आपके फैन फॉलोइंग इतनी थी, वो दौर हमें बताइए थोड़ा सा। आपने रुबाइयों का जिक्र किया,
वो असल में मतलब उर्दू शायरी में शौक़ कैसे पैदा हुआ बचपन में। हमारा कायस्थ परिवार है जिसमें उर्दू फारसी का बोलबाला था। तो हमारे जो बड़े भाई थे वो बैतबाजी किया करते थे, जिसे हम आज अंताक्षरी कहते हैं हिंदी में, तो उर्दू में बैतबाजी कहा जाता था। उसमें शेर पढ़े जाते थे और हमारे भाई बड़े अच्छे अच्छे शेर कहते थे। मैं लड़का था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, मैं सुनता था। ऐसे ऐसे शेर कहते थे। क्षमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, क्षमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। तो इस तरह के शेर मैं सुना करता था। और गालिब के शेर, मीर की शायरी, ये सब सुना करता था। तो जब साल 2 साल 3 साल हो गए सुनते सुनते, तो अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे इसमें मुश्किल क्या है, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ। और वो सुनते सुनते कविता कहने की एक प्रवृत्ति जो है मुझ में आ गई। और क्योंकि उर्दू का प्रभाव उस समय मुझ पर ज़्यादा था, तो मैंने रुबाइयाँ कहनी शुरू की। और रुबाइयाँ जब मैंने कहनी शुरू की तो वो तो इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक मिसाल के तौर पर लोकप्रिय होना ही था। एक रुबाई तो मैं सुनाता हूँ कि प्यार की तन्मयता में आदमी कैसे खो जाता है। तो उस पर मैंने एक रुबाई कही कि ये तो नहीं कि मुझको कोई और काम था, और ये भी नहीं कि मेरा इरादा बदल गया, इतना तेरे ख्याल में खोया हुआ था मैं कि तेरे ही घर के सामने होकर निकल गया। बहुत सुंदर। उनकी रुबाइयाँ इतनी एक ज़माने में लोकप्रिय थी, इतनी लोकप्रिय थी कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि शायद उनके समकालीन लोग या उनसे पहले का लोग नीरज जी की लोकप्रियता की चर्चा अक्सर करते हैं। लेकिन जब रुबाइयों का प्रश्न आता है तो राही जी की रुबाइयों को का स्पर्श कोई आसपास कर नहीं सकता उनके समकालीन लोगों में या उनसे अग्रज लोगों में। और बाद के लोगों में तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे ध्यान आता है कितनी साफ गोई से वो अपनी बात कहते हैं कि दर्द के हाथ बिक गई खुशियाँ और हम बेच कर बहुत रोए, जैसे कोई दिया बुझा तो दे फिर रात भर नहीं सोए। देखिए रुबाई छंद जो है मूलतः फारसी का छंद है। हिंदी वालों ने मुक्तक कह कर के बात कहने की कोशिश की है, लेकिन मुक्तक तो बहुत लोगों ने लिखे हैं, रुबाई नहीं लिख पाए हैं। जिसको रुबाई कहते हैं वो रुबाई नहीं है। राही जी जो लिख रहे हैं रुबाई के नाम पर, वो वाकई में विशुद्ध रुबाई है, शुद्ध रुबाई है, टकसाली रुबाई है। इसलिए कहा जा सकता है रुबाई को जो हिंदी में लाने वाले लोग हैं उनमें से राही जी का नाम बड़े आदर से लिया जाएगा। राही की प्रथम प्रकाशित कविता एक बाल गीत थी जो किशोर भारती में छपी थी। 16-17 साल के होते होते उनकी कविताएं सरिता तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान में लगातार छपने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी कविताएं भारत की सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में छपवाएंगे। उनकी यह जिद काफी हद तक पूरी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के उपरांत उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन शुरू किया। साथ ही वह सरिता के संपादकीय विभाग में काम करने लगे। 1960 में उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में नौकरी स्वीकार कर ली। उस समय बांके बिहारी भटनागर उसके संपादक थे। लेखन के शुरुआती दौर में भटनागर जी तथा चिरंजीत ने उन्हें बड़ा प्रोत्साहन दिया। 20-21 साल के होते होते वह लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। सन 1964 में उनका विवाह पुष्पा राही से हुआ, जो स्वयं भी एक अच्छी कवयित्री हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये सोचकर भी और अनुभव करके भी कि मैं बाल स्वरूप राही की पत्नी हूँ। मुझे इस बात का बड़ा गर्व अनुभव होता है क्योंकि वो इतने अधिक ख्याति प्राप्त कवि हैं, जर्नलिस्ट हैं और न जाने क्या क्या हैं। जिस ज़माने में हमारी शादी हुई थी वो ज़माना ये था कि राही जी के पीछे बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन उन्होंने मुझे चुन लिया। ये एक अभी भी या तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी या ये है कि हो सकता है मेरे में कुछ गुण ऐसे रहे हों जिसकी वजह से मैं चुनी गई। अगर हम आपके जिंदगी के मोड़ों में देखें तो पुष्पा जी का आना एक जीवन का एक ऐसा पहलू था जो सचमुच आपकी जो एक हम स्ट्रगल देख रहे हैं, संघर्ष देख रहे हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत मोड़ था। हाँ तो नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं जीवन में इतना संघर्ष कर सका
तो उसका श्रेय पुष्पा जी को जाता है। इसलिए पति अगर बार बार नौकरी छोड़ के बैठ जाए तो घर का गुजारा कैसे चले, क्योंकि वो एक कॉलेज में लेक्चरर रहीं, अच्छी खासी उन्हें तनख्वाह मिलती थी, इसी बूते पर तो मैं नौकरी छोड़ देता था ना। और इसके अलावा भी मैंने कहा उतना व्यवहारिक मैं नहीं रहा, तो मेरी देखभाल की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी, मैं अपनी उतने व्यवहारिक रूप से देखभाल भी नहीं कर पाता था। तो पुष्पा जी ने पूरी तरह मुझे संभाला, घर के खर्चे को संभाला, और इसी से मुझे वो ताकत प्राप्त हुई कि मैं अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करता रहा। ऐसे व्यक्ति का सहयोग मुझको जीवन में प्राप्त हुआ जिससे मुझे और कोई शिकायत नहीं है। मतलब ये है कि जैसे राइटर लोग होते हैं तो खूब उनका घूमना फिरना इधर उधर ये सब ताक झांक, तो कम से कम ताक झांक वाली बात जो है वो मुझे राही जी में नज़र नहीं आई। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि उनमें दुनियादारी जैसी चीज़ तो है ही नहीं। तो हर चीज़ में एक ईमानदारी जो है वो राही को समझाए कौन, ये एक और आपकी एक जो आप ना सिर्फ कविता या किताब बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ये है। जहाँ अगर हम बचपन का वो ज़िद्दी राही देखें तो वो बड़े होके जब आप प्रोफेशन में आए, जब एक तरफ इतनी प्रतिष्ठा, इतनी आपको पॉपुलैरिटी, इतनी लोकप्रियता थी, तो कहीं ना कहीं वो स्वाभिमान में परिवर्तित होती गई। वो ज़िद ना रह के एक स्वाभिमान आ चुका था। तो वो जो स्वाभिमानी बाल स्वरूप राही था वो कहाँ कहाँ वो चोट खाता, कविताएं लिखता और फिर एक दूसरी तलाश की तरफ, दूसरी डगर पर बढ़ जाता। ऐसा है कन्नू कि मेरे साथ ट्रेजेडी ये रही कि मैं कविता लिखने के साथ साथ कविता जीने भी लगा। मैं नहीं चाहता था कि जो बात मेरी कविता में है वो एक महज काल्पनिक सत्य हो और मेरे जीवन में ना हो। लेकिन आपने कभी जो बात कही उसका मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कहा ट्रेजेडी रही। ट्रेजेडी क्यों? एक बहुत बड़ी बात रही अगर हम आज देखें तो मुश्किल मेरे लिए तो ट्रेजेडी रही। मेरे लिए ट्रेजेडी इस अर्थ में कि मुझे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे और स्वाभिमानी मैं शुरू से था। मैंने 5-6 नौकरियां बदली, लेकिन एक भी नौकरी में मैंने अप्लाई नहीं किया कभी। जो भी नौकरी मुझे मिली उसमें मुझे बुला के और सत्सम्मान में नौकरी दी गई। लेकिन जब वहाँ मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में रहा 15-20 साल, मैं भारतीय ज्ञानपीठ में रहा 9-10 साल, मैं हिंदी भवन का महाप्रबंधक रहा 1.5-2 साल, तो सब जगह जब तक मुझे मेरी शर्तों पर काम करने की इजाज़त दी गई तब तक तो मैं वहाँ रहा। और जब मुझे ये लगा कि जिस तरीके से मैं इस संस्था को चलाना चाहता हूँ, अपने काम को सर अंजाम देना चाहता हूँ, उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ेस हैं या उसमें कहीं मेरी खुददारी को ठेस पहुँचती है और मुझे एक यस सर वाले रूप में आना है, तो वहाँ नौकरी छोड़ के अपना रूप छोड़ने के बजाय मैंने तय किया नौकरी छोड़ दूँ। तो बीच में इतना भी संघर्ष हुआ कि रोटी के लिए भी दिक्कत होने लगी और मुझे कहना पड़ा कि वो अपनी हस्ती के सबूतों को मिटाने के लिए याद करता हूँ तुझे खुद को बुलाने के लिए, और याद आते हैं वो दिन चेक के बदले में जब गीत होते थे मेरे पास भुनाने के लिए। बहुत सुंदर। जो भी होता है आप होता है, आदमी की बिसात कुछ भी नहीं। मैं जो अक्सर उदास रहता हूँ, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं। जानता हूँ कि गैर हैं सपने और खुशियाँ सभी अधूरी हैं, किंतु जीवन गुजारने के लिए कुछ गलत फहमियाँ ज़रूरी हैं। हसरतों की जहर बुझी लौ में मोम सा दिल गला दिया मैंने, और कौन बिजली की धमकियाँ सहता, आशियाँ खुद जला दिया मैंने। हर कवि के लिए उनकी हर रचना जो होता है बहुत प्रिय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ रचनाओं से आदमी जो है, कवि जो है या रचनाकार दुनिया के साथ जुड़ जाता है। जहाँ लगता है कि दुनिया को वो कविता जब भी बाल स्वरूप राही का नाम याद है, जैसे मैं ही खुद कह रही है कि राही को समझाए कौन, ऐसे कोई ना कोई ऐसी रचना होगी जिसको लेकर आपके साथ, खैर आपको तो शुरू में ही इतनी शोहरत प्राप्त आपने कर ली कि वो, पर कोई ऐसी रचना आपको याद है जहाँ आपको लगा कि वो एक बहुत बड़ा मोड़ था? लिखता तो मैं शुरू से रहा, जैसे मैंने कहा शुरू में तो रुबाइयाँ बहुत लोकप्रिय हुई, तो लेकिन सबसे पहले जो गीत मेरा
सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ और जिससे मेरी पहचान बनी वो ये था कि कटीले शूल भी दुर्रा रहे हैं पाँव को मेरे, कटीले शूल भी दुर्रा रहे हैं पाँव को मेरे, कहीं तुम पंथ पर पलकें बिछाए तो नहीं बैठी। तो ये गीत था जो लोकप्रिय हो। इसके साथ ही एक गज़ल बहुत लोकप्रिय हुई कि दिल को थामे हुए यूं बेकरार बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई दांव हार बैठे हैं, और तुम ना गुजरोगे इधर से ये सही है, लेकिन तुमने करने को कहा इंतज़ार बैठे हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं है कि कोई राज ही हो, आज मौसम है ज़रा खुशगवार बैठे हैं। तो जैसे आज का खुशगवार मौसम है, हम बैठे हैं, इसी तरीके से ये गज़ल बहुत पॉपुलर हुई। और वो मिरांडा हाउस में मैंने एक बार ये गज़ल पढ़ दी तो नरेंद्र शर्मा अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जब भी किसी कवि का नाम लिया जाए तो शोर मचता था कि राही वांटेड। तो नरेंद्र जी ने कहा भैया तुम चाहते हो कि नहीं आगे कवि सम्मेलन चले तो तुम सुनाओ पहले। मैंने कहा जब भी आप आज्ञा दें मैं आपको सुना दूं। तो मैंने ये कविता वहाँ पे गज़ल सुनाई तो इतना शोर मचा कि जब कवि सम्मेलन समाप्त हो गया तो श्रीकांत वर्मा मेरे पास आए, कहने लगे तुम तो भैया मिरांडा हाउस के कवि हो। 1985 में वह भारतीय ज्ञानपीठ के सचिव नियुक्त हुए, जहां उन्होंने अनेक साहित्यिक आयोजन किए और नई पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना भी चलाई। भारतीय कहानी की अनेक महत्वपूर्ण चयनिकाएं भी संपादित की। कुछ समय तक वह हिंदी भवन के महाप्रबंधक रहे। दृश्य श्रव्य माध्यम में भी उनकी गहरी रुचि रही है। वह कई ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम, अनेक दूरदर्शन धारावाहिक, कुछ टेलीफिल्में तथा अनेक मीडिया गीत लिख चुके हैं। मैंने धारावाहिक लिखे दूरदर्शन के लिए, अनेक धारावाहिक लिखे, टेलीफिल्में लिखी और कितने धारावाहिकों के गीत लिखे ये तो मुझे याद ही नहीं। और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के लिए मैंने ये लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम्स लिखे। तो वो जो पैसे की कमी वहाँ जीवन में खुददारी की वजह से नुकसान उठाने पड़े तो वो मैं इस तरीके से अपनी लोकप्रियता को भुना के वो उस पैसे की कमी को पूरा करना। उनका लॉस जो था वो जो मीडिया का गेन रहा कि इतना समृद्ध हम आपके जो पूरा मीडिया में जो आपने काम किया है वो आज भी जीवित है। पापा और मम्मी दोनों का नेचर जो है बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा लविंग है। और पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जैसे पापा मम्मी है, उनका इतना नाम है, इतनी ख्याति है, सारे भारतवर्ष में लोग उनको जानते हैं। तो मेरे अंदर उनके लिए एक अलग ही तरह की आदर है, एक अलग तरह की भावना है। और दिल से मैं महसूस करता हूँ कि वो जो है इतनी ख्याति है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उनका बेटा हूँ। उनके अनेक गीत संग्रह तथा बाल कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। राही जी एक बहुसम्मानित साहित्यकार तथा पत्रकार हैं। वे हिंदी के उन गिने चुने कवियों में से हैं जिन्होंने कवि सम्मेलनों से जुड़कर भी अपनी पठनीयता बनाए रखी है। गीति साहित्य के साथ ही हिंदी गजल को तराशने, सजाने, संवारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। राही जी ने बच्चों के लिए बहुत बढ़िया लिखा है और बच्चों के लिए लिखने का जो उनका सारा रवैया है वो पारंपरिक नहीं है। जो पारंपरिक ढंग की चीज़ें लिखते हैं वो बच्चे उससे एक तरह से ऊब जाते हैं। तो राही जी ने नए ढंग से बच्चों के बीच जो नई जिज्ञासाएं हैं, उनके नए काम हैं, चांद के बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ तक कि हर आयु वर्ग के लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार कविताएँ लिखी हैं। थोड़े से बड़े लोगों के लिए संयुक्त परिवार में कैसे बच्चे रहते हैं, एक जुड़वा भाई कविता उनकी है, उसमें बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ करके। और ये वो कविताएं हैं जो एक तरह से अंग्रेजी की जो राइम्स है या बच्चों की लिखी हुई चीज़ उनकी चुनौतीपूर्ण, मुझे लगता है कि हिंदी संसार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों का जो रूप है वो भिन्न होता है, उसमें वो रसे बसे होते हैं। कि हम कह रहे हैं कि अगर आगे आने वाली पीढ़ी को हिंदी की तरफ, साहित्य की तरफ लाना है तो कहीं ना कहीं बच्चों से शुरुआत की जाए। तो आपकी कविताएं अगर हम देखें, हमने वो रुबाइयों की भी बात कर ली, आपकी लोकप्रियता की बात की, लेकिन बच्चों की कविताओं के साथ आपकी जो एक और अलग पहचान बनी, आपका नाम जो है बिल्कुल सार्थक हो गया। बाल स्वरूप जो है वो बच्चों के साथ जुड़ते गए। आपकी कविताओं को बहुत प्यार किया है बच्चों ने। तो उस पूरे एस्पेक्ट के बारे में हमें बताइए। असल में इसका कारण संभवतः ये रहा है कि मैंने बच्चों के लिए जो कविताएं लिखी
उन्हें लिखते हुए बहुत एंजॉय किया है। कोई उद्देश्य या महत्वाकांक्षा रख के मैंने बच्चों की कविताएं नहीं लिखी, क्योंकि बच्चों की कविताएं लिख के क्या महत्वाकांक्षा हो सकती थी कि बहुत यश मिल जाए या धन मिल जाए, ऐसा तो कुछ होना नहीं था। तो कविता लिखने के लिए मैंने कविता लिखी, तो उसमें एक तरह की सहजता आ गई, रवानगी आ गई। और क्योंकि पत्रकार के रूप में मेरा अनुभव रहा, वैसे भी मैं थोड़ा सजगता से चीज़ों को देखता हूँ, तो मैंने ये महसूस करते हुए लिखा कि बच्चों को क्या पसंद आएगा, क्या आएगा। तो उससे क्या हुआ कि जब मेरी कविताएं बच्चों के हाथ में पहुंची तो उन्होंने उसे, मुझे खुशी है कि उन्होंने उसे दुलार दिया। मेरी कविताएं इस योग्य समझी गई कि उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद हो बच्चों की कविताओं का, और वो कोर्स में, पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाती है। और मुझे NCERT का पुरस्कार भी दादी अम्मा मुझे बताओ संग्रह पर मिला। तो यूँ तो बहुत संसार ने रौंदा मुझे, तोड़ा मुझे, यूँ तो बहुत संसार ने रौंदा मुझे, तोड़ा मुझे, फिर भी कहीं कुछ लोग हैं जो चाहते थोड़ा मुझे। चाहे उन्हें मैंने कभी देखा ना हो, जाना ना हो, जलसे सभा की भीड़ में तत्काल पहचाना ना हो, लेकिन मुझे लगता रहा हर रात के सुनसान में कुछ लोग हैं जागे हुए मेरे हितों के ध्यान में। उनसे न मुझको काम कुछ, मुझसे न उनको काम कुछ, उनसे न जाने कौन से संबंध ने जोड़ा मुझे। यूँ तो बहुत संसार ने रौंदा मुझे, तोड़ा मुझे, फिर भी कहीं कुछ लोग हैं जो चाहते थोड़ा मुझे। वे अल्पमत में हों भले, निरुपाय तो बिल्कुल नहीं, साधन न उनके पास हों असहाय तो बिल्कुल नहीं, उनके लिए भी जिंदगी खोई हुई पहचान है। जीना बहुत दुश्वार है, मरना बड़ा आसान है। उनके शायद उन्हें भी वेदना की वेदना, शायद उन्हें भी टूटने की यातना का ज्ञान है। वे दर्द से थर्रा उठे जब जब पड़ा कोड़ा मुझे। तो वे चाहते हैं मैं अभी घुटने कहीं टेकूं नहीं, चांदी मणि मीनार को नजरें उठा देखूं नहीं। मैं कर सकूंगा यह, न जाने क्यों उन्हें विश्वास है, और जो पास मेरे भी नहीं वो आग उनके पास है। उस छोर के नज़दीक से आवाज़ वे देते रहे, जिस छोर के नज़दीक हर पथ चिन्ह ने छोड़ा मुझे। यूँ तो बहुत संसार ने रौंदा मुझे, तोड़ा मुझे, फिर भी कहीं कुछ लोग हैं जो चाहते थोड़ा।